नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज़ नगर का अपना लोकल न्यूज़। दोस्तों, आज तारीख है 23 जुलाई 2025 की और मैं हूं कौशिक, जो कि आपके लिए ये समाचार आज प्रस्तुत करने वाला हूं। इस वीडियो को मैंने ही आप लोगों के लिए तैयार किया है, यानी एडिट किया है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के खबरों की, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने कागज नगर के 9 ऐसे खबर लेके आऊंगा जो कि आपके बहुत काम के होने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करके उस पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा समाचार अपलोड हो आप लोगों को तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के खबरों को। सबसे पहले हेडलाइंस से। कहानी जियो नंबर 49 की। वाम फ्रंट का स्कूल कॉलेज बंद, नालों की सफाई, बीएमएस के 70 साल, क्यों है ट्रेन बंद, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की परेशानी, महालक्ष्मी की सालगिरह, शनि जन्मोत्सव, खुले अड़ा डैम के गेट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे विवादित एक ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर की कहानी को लेकर जिसका नंबर है 49 यानी 49। ये जियो नंबर 49 पिछले कई दिनों से हमारे जिले का एक बहुत ही मुख्य खबर बना हुआ है। क्यों है, क्या है इसके पीछे कारण, क्यों सारे राजनीतिक दल और आदिवासी इसको लेकर के काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, आइए पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहली बात कि ये जियो क्या होता है। जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, शॉर्ट में इसको जियो कहा जाता है। हर साल सरकार बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है और बहुत सारे नियम कायदे हम लोगों के लिए बनाती है। तो ऐसे ही जियो 1, 2, 3, 4 बहुत सारे पास हुए होंगे जब से ये 2025 का साल शुरू हुआ है। तो 2025 में जो 49वां जियो है यानी जियो नंबर 49, ये गवर्नमेंट ऑर्डर काफी विवादास्पद बना रहा हमारे जिले के लिए। विषय ऐसा है कि हमारे जिले में आप लोगों को पता ही है कभी कभार बाघ यानी टाइगर घूमते हुए दिखाई देते हैं, और बाघ जो है वो एक राष्ट्रीय पशु है यानी नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसको बचाने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयत्न करती है और कोशिश करती है कि ये जो बाघ है पूरे दुनिया में, अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, इसको कैसे जो है बचाएं और इनका संवर्धन करें, यानी इनको और बढ़ाएं। अब बाघ तो कोई मामूली जानवर होता नहीं है, बहुत डेंजर होता है, प्राणघाती होता है, गांव के गांव उजाड़ सकता है। तो ऐसे में जो है बाघ संवर्धन के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया तेलंगाना सरकार की ओर से। तेलंगाना सरकार ने 2 विषय जो है इस जियो में लागू किए। सबसे पहला विषय ये कि हमारा जो जिला है कोमरम भीम जिला, उसको एक टाइगर कंजर्वेटिव जोन बनाया जाए, यानी यहाँ पे टाइगर के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। जैसे कि जहाँ टाइगर ज़्यादा घूमता है वहाँ पे लोगों को खेती करने से रोका जाएगा। टाइगर जंगल में रहता है तो जंगल की सुरक्षा के लिए ज़रूरत पड़े तो रोड के कंस्ट्रक्शंस को बंद कर दिए जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ टाइगर के लिए तैयार किए जाएंगे। उससे स्वाभाविक सी बात है इंसानों को बहुत परेशानी होगी ही, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में जो हमारा पड़ोसी ज़िला है चंद्रपुर और गढ़चिरौली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर हो गए हैं अभी, मतलब तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ रही है। तो उनको जो है वहाँ से अपने यहाँ पे ले आया जाएगा, अपने ज़िले में जो कंजर्वेटिव जोन बनेगा उसमें ले आकर के पाला जाएगा, ताकि उनकी संख्या वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हो गई है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके डिवाइड किया जाए। इससे क्या होगा, जैसे चंद्रपुर में लोग टाइगर देखने के लिए सफारी में जाते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ पे भी टाइगर देखने के लिए सफारी में आया करेंगे। ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब दूसरी पहलू की बात करता हूँ। आप लोगों को मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि बाघ को बचा के रखने के लिए इंसानों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रोड के परमिशन नहीं मिलेंगे, ब्रिज बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, कंप्यूटर लैब लगाने के परमिशन स्कूल्स में नहीं मिलेंगे, ऑफिसेस में नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो है आप वहाँ पे पक्का मकान नहीं बना सकोगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे ज़िले में ही बेज्जूर नाम का जो जगह है, बेज्जूर में एक छोटा सा गाँव है मोगावेली। मोगावेली में एक कॉलोनी ऐसी है दोस्तों, वहाँ पे आप पक्का बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, आपको वहाँ पे झोपड़ी के अलावा कुछ बनाने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। आप लोग इंदिरम्मा की बात कर रहे हो, घर बनाने की बात कर रहे हो, वहाँ पे इंदिरम्मा का जो है बहुत सारे लोगों को चेक मिल भी गया, लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि जंगल के करीब है, वहाँ पे खेती करना बंद किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, कि आप वहाँ खेती नहीं कर सकोगे।
कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को याद होगा, एक टाइगर ने जो है खेत में काम कर रही एक लड़की का, अपने कागज नगर के नज़दीक में ही बंगाली कैंप के पास एक गन्नारम नाम का गांव है, वहां पे एक लड़की का जो है मतलब समझ रहे होंगे, मैं यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण बोल नहीं पा रहा हूँ, उसको पंजा मार के उड़ा दिया। तो खैर बहुत खतरनाक होता है, बाघ जहाँ होता है उस इलाके में रहना, काम करना, खेती करना, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, तो बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। लोग खेत रख के भी खेती नहीं कर पा रहे हैं, रोड तो नहीं है, रोड ना होना कितनी बड़ी समस्या हो सकती है आप लोगों को पता ही है। इंदिरा के चेक आए हुए हैं, प्रोसीडिंग आई हुई है, लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हाल है दोस्तों जियो नंबर 49 के आने से। अब इसको लेकर के पूरे जिले में जोरदार अभियान चलाया गया कि भाई हमारे यहाँ इस जो गवर्नमेंट ऑर्डर 49 निकला है इसको हम लागू नहीं करने देंगे। इसको लेकर के सबसे पहली जो पहल है वो हमारे विधायक डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू ने की थी। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक बैठक होती है, उस बैठक में एमएलए, एमपी और जो छोटे बड़े अधिकारी है इनके साथ राय मशविरा होता है और राय मशविरा होने के बाद में गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता है। लेकिन ये जो सरकार है इसने बगैर किसी से पूछे, बगैर कोई परमिशन लिए, पब्लिक की राय जाने बगैर डायरेक्ट इस गवर्नमेंट ऑर्डर को पास कर दिया, ये उनका आरोप था। खैर इसके बाद आदिवासी जो संगठन हैं, जो लोग जंगलों में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को भी परेशानी होने लग गई। वो लोग तो बेसिकली चाहते हैं कि उनके गांव में सड़क बने, मोबाइल के टावर लगे, कंप्यूटर के लैब बने स्कूल में, ऑफिसेस में, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है, बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। तो आदिवासी संगठनों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। अब इस बीच में सभी ने मिलकर के फैसला लिया कि एक काम करते हैं, अपने ज़िले को बंद कर देते हैं। तो पिछले सोमवार के दिन क्या किया गया, पूरे जिले में जितने भी मंडल है, हमारे 16 मंडल है, हर मंडल हेडक्वार्टर में, कागज नगर शहर में, आसिफाबाद शहर में जितनी भी दुकानें थी सब बंद कर दी गई और ये बंद सक्सेसफुल भी रहा। इस बंद में बीजेपी ने, बीआरएस पार्टी ने, आदिवासी संगठन जैसे तुडुम देब्बा है, ऐसे संगठनों ने और बहुत सारे छोटे बड़े संगठनों ने जो है समर्थन करके इस बंद को कामयाब बनाया। जैसे ही बंद हुआ, सुबह शाम को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हार माननी पड़ी और उन्होंने जो है इस जियो नंबर 49 के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि जियो रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा, थोड़ा विचार करते हैं, उसके बाद में इसको फिर से जो है री इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब चूंकि इस पे स्टे ऑर्डर लग गया है इसीलिए राजनीति गर्म है। बीआरएस पार्टी की जो विधायिका है आसिफाबाद की, वो बोल रही हैं कि गवर्नमेंट को अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो ये जियो नंबर 49 उनको बंद कर देना चाहिए, ना कि पेंडिंग रखना चाहिए। ऐसी ही एक सिमिलर बात हमारे विधायक पालवाई हरीश बाबू ने भी की। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी बगैर किसी का राय मशविरा लेके कुछ भी एक प्लान बना देती है, इससे हमारे तेलंगाना को बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कह रहे हैं कि टाइगर मैनेजमेंट में गढ़चिरौली जिला, चंद्रपुर जिला जितना अच्छा है, वहां पे अच्छी मैनेजमेंट होती है टाइगर्स की, गांव वालों को भी कम से कम परेशानी होती है, वहां गांव-गांव में भी रोड बन रहे हैं, तो उनकी तरह क्यों ना यहाँ पे काम किया जाए, लेकिन यहाँ पे वैसा किया नहीं जा रहा। अच्छा, इस बीच में एक और खबर है कि केरामेरी जो जंगलों वाला इलाका है हमारे जिले का, वहां के 14 गांव महाराष्ट्र में चले भी गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तेलंगाना सरकार हम लोगों को केयर ही नहीं कर रही है, ना रोड बन रहा है, ना मोबाइल टावर लग रहे हैं, नज़दीक में जाते हैं फ़ोन करने के लिए तो महाराष्ट्र का सिग्नल पकड़ता है, और हॉस्पिटल के लिए भी उन लोगों को जो है चंद्रपुर जाना पूरा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों ने फैसला किया कि ये 14 गांव तेलंगाना से हट के महाराष्ट्र में चले जाएंगे, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्सेप्टेंसी हासिल भी कर ली है। मुंबई में एक बैठक बुलाई और उन्होंने एक ऑर्डर पास करते हुए कहा कि केरामेरी मंडल जो है तेलंगाना में, उसके 14 गांव अब से महाराष्ट्र में मिल जा रहे हैं। तो जियो नंबर 49 को लेकर इतना बखेड़ा है दोस्तों। आज ही एक प्रेस स्टेटमेंट निकला, एमएलसी जो है दांडे विठल, उन्होंने एक सीधी दो टूक बात कही कि भाई अगर रेवंत रेड्डी साहब यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जियो नंबर 49 को पूरी तरीके से रद्द नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिजाइन कर देंगे कांग्रेस पार्टी से। ये भूकंप मचा हुआ है जियो नंबर 49 को लेकर के। इसकी चपेट में कागज नगर टाउन भी आ रहा है। कैसे आ रहा है आपको बताता हूँ। हमारे शहर से ठीक 20 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा गांव आता है नारलापुर गोंदी नाम से। ये नारलापुर गोंदी एक्चुअली दो छोटे छोटे एक गांव है, अंकुशापुर ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, हमारे पेद्दावागू के पास में है, चुना भट्टी के तरफ से राइट में जाने पे पड़ता है। वहां पे भारत सरकार ने एक अप्रूवल दिया था एक इथेनॉल फैक्ट्री बनाने की। अब वो इथेनॉल फैक्ट्री के पीछे 10-12 करोड़ खर्च हो भी गए, बनाने का प्रोसेस भी चालू हो गया। अचानक से टाइगर कंजर्वेशन जोन एक्ट के तहत जो है, चूंकि वो जंगल के नजदीक है, इसीलिए वो प्लांट का काम बंद कर दिया गया।
एक ऐसा प्लांट जो यहाँ पे इथेनॉल की प्रोडक्शन को शुरू कर सकता था, एक ऐसा प्लांट जिसमें कई सारे लोग नौकरी करने के लिए जा सकते थे। किसानों पे बेस्ड प्लांट है ये। किसानों से मकई, जवार और छोटे मोटे जो घास फूस होते हैं उसको खरीद करके इथेनॉल बनाया जाने वाला था। किसानों के पेट पे भी आती हुई लात पड़ ही गई। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके वजह से जियो नंबर 49 विवादों में बना हुआ है। क्या है, कैसा है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं सोचा आज थोड़ा सा टाइम लेके आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बता देता हूं, ताकि आप लोगों के नॉलेज में भी ये बात रहे कि जियो नंबर 49 एक्चुअली है क्या। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि है हमारी वाम फ्रंट से जुड़ी हुई। आप लोग वाम फ्रंट का नाम बहुत कम ही सुने होंगे। क्या है मैं आपको बताता हूं। जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टियां होती है, कम्युनिस्ट पार्टीज जिसे कहा जाता है, उनको मिला करके एक वाम फ्रंट बनता है, लेफ्ट फ्रंट जिसे कि कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि राजनीति में त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों ने कई सालों तक राज किया है। कैसे राज किया है बताता हूं। दरअसल जो कम्युनिस्ट पार्टीज है अपने अंदर में टूटी हुई है। एक सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, एक सीपीएमएल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट, और ऐसे ही बहुत सारे संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ने बना लिए हैं। इसी की तरीके पे जो है एक छात्र संगठन भी बट गए हैं। एक है एआईएसए, एक है एसएफआई, एक है पीडीएसयू, एक है डीवाईवाईएफ। ये सारे बहुत सारे छात्र संगठन हैं जो कि अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू चलते हैं। अब इन सबको अगर मिला दिया जाए, ये सब अगर एक साथ मिल करके काम करें, तो जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं वाम फ्रंट यानी लेफ्ट फ्रंट। तो हमारे कागज नगर में भी ऐसा देखा जा रहा है कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, इनकी जो ट्रेड यूनियंस है, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, और उसी तरह जो छात्र संगठन है डीवाईवाईएफ, एसएफआई, ये सब मिल करके अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला। हर साल क्या होता है, छात्रों को बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे हमारे कागज नगर का जूनियर कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो चुकी है, उसको नया बनाना है। साथ ही साथ एसकेई कॉलेज जो था, जिसे अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहते हैं, उसकी भी पुरानी हो चुकी है बिल्डिंग। बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं। क्या होता है, पहले एडमिशन ले लेते हैं, स्कॉलरशिप बाद में गवर्नमेंट इनके अकाउंट में डालती है, लेकिन कई सालों से स्कॉलरशिप पेंडिंग है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है छात्रों की। तो क्या होता है, कोई छात्र संगठन एक दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद रखता है, तो आज पूरे वाम फ्रंट के छात्र संगठनों ने मिलकर एक साथ स्कूल कॉलेज बंद रखे। अब इसका कितना असर हुआ नहीं हुआ मुझे आज पता नहीं। कुछ स्कूल तो आज बंद थे, कॉलेजों का मुझे असल में भी आइडिया आया ही नहीं है। खैर जो भी हो, पीडीएसयू, डीवाईएफआई, ये सारे संगठन मिल करके आज इस प्रोग्राम को करने की कोशिश किए हैं। जियो नंबर 49 के टाइम पे भी उन्होंने भी जो है बाजार बंद का समर्थन किया था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हमारे चैनल पे उनकी प्रेस स्टेटमेंट बताई थी। उसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरीज एक साथ खड़े हुए थे राजीव गांधी चौक पे। सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल सब उसमें एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देखने में ये लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे अपना बल जो है कागज नगर में बढ़ा रही है। और जो पार्टियों में उथल पुथल चल रही है, कूद फांद चल रही है, एक लीडर दूसरी पार्टी, दूसरा लीडर तीसरी पार्टी जंप कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉलिटिकल आप समझ सकते हो कि मैं एक राजनीति का छात्र हूं, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आगे चलकर ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि कोई ना कोई लीडर सीपीआई या सीपीएम के तरफ से कागज नगर में चुनाव लड़ सकता है। एक एमएलए अभी है उनका पूरे तेलंगाना राज्य में, और उनका हमेशा न्यूट्रल बिहेवियर रहता है। बीआरएस जीती तो बीआरएस के साथ रहते हैं, कांग्रेस जीती तो कांग्रेस के साथ रहते हैं। अच्छी सूटेबिलिटी होती है उनकी बीजेपी से नहीं जमती। तो हो सकता है कि आगे चल करके कागज नगर में सीपीआई, सीपीएम कुछ बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करे। तो ये थी वाम फ्रंट के बंद को लेकर जानकारी। कमेंट में बताइएगा आपका स्कूल या कॉलेज आज बंद था कि नहीं था। आप कमेंट में अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख के बंद था, बंद नहीं था, ऐसे लिख दीजिए। अब आते हैं नालों की सफाई पे। दोस्तों भयंकर बारिश हो रही है आज दोपहर से। 3 बजे के बाद से लगातार बारिश गिर रही है। 2-5 मिनट के लिए थोड़ी सी रुक रही है, लेकिन लगातार गिरते ही जा रही है। स्लोली हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, नालों में प्रवाह बढ़ रहा है। तो नालों की सफाई बहुत जरूरी है। अगर नाले जैम हो गए तो ये पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुसेगा, बाढ़ जैसी परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा कागज नगर की म्यूनिसिपैलिटी को कि इस बार उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का इस्तेमाल करके नालों की सफाई की है। नाले मुख्य रूप से हमारे कागज नगर में 3 हैं। एक है बालाजी नगर के इलाके वाला नाला, दूसरा है पेट्रोल पंप के पास से बहने वाला एक नाला, और तीसरा है कोया वागू वाला नाला जो कि सरसिल्क के बाजू से बहते हुए जाता है, जिसे कि आगे चल करके इस गांव रोड पर मसाला वागू भी कहते हैं, क्योंकि एसपीएम का जो केमिकल है उसमें मिक्स होता है, लोग उसे मसाला वागू का नाम दे देते हैं। खैर इन 3 नालों को बहुत ही सीरियसली इस बार सफाई किया गया।
तो ये है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और एक जो नाला था मैं बताना भूल गया आपको, फातिमा कॉन्वेंट के पास से गुजरता हुआ नाला है। मिराज मस्जिद और ओल्ड कॉलोनी के बीच से जाता है ये पेट्रोल पंप, ये आगे चल के कोया बागू में ही मिल जाता है पुलिस स्टेशन के पास। तो ये नाले की भी अच्छी सफाई हुई, आप तस्वीर देख पा रहे हो। यहाँ पे एक समाज सेवी है बलका श्याम कुमार, मोनी के नाम से बहुत फेमस है, मोनी अन्ना नाम से। ये आज फातिमा स्कूल के पास में सफाई करवा रहे थे, क्योंकि पता ही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कागज नगर टाउन के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ हरीश बाबू एमएलए के काफ़ी करीबी व्यक्ति भी हैं। तो उनको हो सकता है ऐसा इंचार्ज दिया गया होगा कि आप म्यूनिसिपैलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके नाले क्लियर कराओ, अच्छे से ड्रेजिंग कराओ। जेसीबी लगा करके ड्रेजिंग कराई जा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर तेज फ्लैश बारिश हुई तो कागज नगर का क्या हाल होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि आ रही है बीएमएस से जुड़ी हुई। बीएमएस क्या है? बीएमएस है भारतीय मजदूर संघ। और बीएमएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कागज नगर की खबर में? क्योंकि बीएमएस एक टाइम पे सरसिल्क में और एसपीएम में अपनी भारी भरकम मेजॉरिटी के साथ यूनियन चलाता था। आप लोगों को याद ही होगा, एक आले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति थे, नेता थे, जिनको नरेंद्र टाइगर नाम से बुलाया जाता था। वो इलेक्शन जीतते थे सरसिल्क में और एसपीएम में। उनके बाद में कंटिन्यूटी में उनका सत्ता जो है झंडा बरदार बनने के लिए कल्लूल भट्टाचार्य आए। उन्होंने भी कई सालों तक जो है एसपीएम में अपनी यूनियन चलाई और बीएमएस एक बहुत ही प्रभुत्वशाली यहाँ पे यूनियन बन के रहा। इंडस्ट्रियल टाउन है कागज नगर और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीएमएस जो है 70 साल पूरे कर रहा है अपने संगठन के। इस संगठन को 70 साल पहले जो है नागपुर में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी था। अगर आप लोग कोई जीके जीएस पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस नाम को नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग राइट विंग के लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं, आरएसएस में काम करते हैं, बीजेपी में काम करते हैं, तो आपको भी इसका नाम याद रखना चाहिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी पहले राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे। उसके बाद में उन्होंने रिजाइन मारा और कांग्रेस पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सीआईटीयू नाम का संगठन है, एआईटीयूसी या सीआईटीयू, इन दोनों में से किसी संगठन में वो काम किए। राइट छोड़ के लेफ्ट विंग में गए, वहां काम सीख के अपनी खुद की एक यूनियन उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से नाम से खोल ली। बहुत बड़ा संगठन है। रेलवे के एम्प्लॉयज इसमें हैं, इसमें आंगनवाड़ी के काम करने वाले लोग हैं, आरटीसी में काम करने वाले लोग हैं, ऑटो यूनियंस है इनकी, जो मेसन मिस्त्रियों का लेबर ग्रुप होता है उनका एक यूनियन है। कागज नगर में भी मेसन मिस्त्रियों का एक यूनियन है। उसके अलावा एसपीएम का एक स्टाफ यूनियन, वर्कर यूनियन है इन लोगों का। और एक बहुत अच्छी पकड़ थी इन लोगों की। और बताया जाता है कि जब आदिलाबाद जिला एक था तब जो है इनके बहुत सारे यूनियंस आसिफाबाद के सीमेंट फैक्ट्री में थे, आदिलाबाद की सीमेंट फैक्ट्री में थी, देवापुर सीमेंट, एसीसी सीमेंट मंचिरियाल में भी थी, शालीवाहना पावर जो कंपनी है मंचिरियाल में उनकी भी एक यूनिट थी उन लोगों की, आरटीसी में इन लोगों की बड़ी यूनियन थी, आंगनवाड़ी में भी इनकी बड़ी यूनियन थी। तो अगर आप लोग लेबर्स के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो बीएमएस ज्वाइन करो, उसमें काम करो। अगर आपकी सोच जो है राइट विंग की है तो इनके 70 साल पूरे हो चुके हैं। कागज नगर से भी कुछ लोग जो हैं इनके प्रोग्राम अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा समारोह है। साथ ही साथ आप जैसा तस्वीर में देख पा रहे हो, कागज नगर के बीएमएस ऑफिस में भी जो है एक सेलिब्रेशन छोटा सा किया गया। वहां पे बीएमएस का फ्लैग उठाया गया और जो है प्रोग्राम छोटा सा एक हुआ। तो ये थी बात बीएमएस की। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि आ रही है, क्यों है ट्रेन बंद? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कल ही हमारा एक न्यूज आया था कि ट्रेन बंद होने जा रहे हैं। पूरा विस्तार से बताता हूं, सुनिए। पहली चीज वो जो हम लोग, मेरे बिना जो न्यूज़ बनती है वो ठीक ठाक जानकारी के साथ बनती है। जो डेप्थ नॉलेज वाली जो जानकारी है वो जब मैं न्यूज़ बोलने आता हूँ तभी आपको मिल पाती है, क्योंकि मैं लंबा टाइम लेके न्यूज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों विषय ऐसा है कि जो पेद्दापल्ली है, पेद्दापल्ली स्टेशन से एक लाइन करीमनगर की ओर जाती है। तो करीमनगर से एक ट्रेन चलती है, आपको पता है कि नहीं, तिरुपति जाने के लिए। वो करीमनगर से पेद्दापल्ली आती है, वहाँ से उसका इंजन रिवर्स होता है, फिर वो वरंगल की तरफ जाती है। अब बार बार यही हो रहा है, मालगाड़ियों को भी ऐसे ही रिवर्स करना पड़ रहा है। इसके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने क्या किया है, गति शक्ति प्रोग्राम के तहत स्पीड को बढ़ाने के लिए पेद्दापल्ली स्टेशन पे एक बाईपास लाइन बनाने का काम शुरू किया है। अब वरंगल से अगर कोई ट्रेन आई, उसको पेद्दापल्ली रुकने की जरूरत नहीं है, पहले ही बाईपास से वो जो है करीमनगर की ओर घुस जाएगी। करीमनगर से कोई ट्रेन आई, उसको पेद्दापल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही सुल्तानाबाद के बाद जो ये बाईपास बन रहा है वहां से घुस के जो है वरंगल की लाइन पे पहुंच जाएगी। तो पेद्दापल्ली का बाईपास लाइन का काम चल रहा है, इसीलिए ट्रेन जो है बंद किए जा रहे हैं 24, 25, 26 और 27 तारीख को। ये है विषय। कौन कौन सी ट्रेन कैंसिल है आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। कागज नगर एक्सप्रेस कैंसिल है पूरी तरीके से। इसके अलावा हमारी पुष्पुल कैंसिल है, क्योंकि उसी लाइन पे काम चल रहा है। बात करें रामगिरी सिंगरेनी की, तो ये काजीपेट तक आकर रुक जाएंगे।
उसी तरह हमारा इंटरसिटी भाग्यनगर भी लास्ट काजीपेट पे आके रुक जाएगा, वहीं से वापस। ये है खबर ट्रेन से जुड़ी हुई। इसके बाद आते हैं दोस्तों आउटसोर्सिंग वर्करों के परेशानी को लेकर के। बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं नेताओं के पास में, सरकारी ऑफिसेस में, कि हमको आउटसोर्सिंग नौकरी दे दो। आउटसोर्सिंग नौकरी मतलब क्या? सरकारी नौकरी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाली। अब सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सरकारी एग्जाम लिखना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, रिजल्ट आपका आएगा नहीं आएगा, आ गया तो आपको सरकारी नौकरी, नहीं आए तो फेल। तो ऐसे में ईजीएस्ट वे क्या है आउटसोर्सिंग नौकरी पकड़ने का? कॉन्ट्रैक्ट टीचर का, कॉन्ट्रैक्ट मेसन मिस्त्री का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपर्पज वर्कर का, कॉन्ट्रैक्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का, ऐसे नौकरी निकलते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है ना, इन लोगों को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसको लेकर के ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इनका ईएसआई पीएफ भी बंद है। म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। कलेक्टर ऑफिस में ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो कि आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स के साथ में जो हेल्पर्स होते हैं, बहुत सारे आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहे हैं। पंचायत के अंदर में जो असिस्टेंट होता है, जिसे कि हमारे यहाँ पे जो है कारोबार कहा जाता है, हमारे कागजनगर एरिया के एरिया, तो कारोबार जो है एक आउटसोर्सिंग नौकरी है। इन लोगों की सैलरीज कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। ये लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। आज ये लोग कलेक्टर ऑफिस में गए, बहुत सारे मिल करके एक साथ गए और धरना प्रदर्शन किया कि भाई हमारी जो सैलरी है हमको दे दो। नौकरी नहीं मिली तो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी हासिल करने के लिए जद्दोजहद किए, और जब कॉन्ट्रैक्ट में मिल भी गई तो पेमेंट नहीं है। ये हाल है। अगर आप भी सोच रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में जॉब मार देंगे कहीं ना कहीं, सोच लो पहले, पेमेंट तो ऐसे ही आने वाली है 6-6, 8-8 महीने में एक बार। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों दूसरे एक पेमेंट पे। ये पेमेंट है आरटीसी की पेमेंट, महालक्ष्मी स्कीम को लेकर के। दोस्तों महालक्ष्मी स्कीम जो है 2023 में जब नई सरकार बनी थी तब जल्दबाजी में शुरू कर दी गई थी। इसके तहत क्या था, एक प्रोजेक्ट ये था कि लेडीज जितनी भी है तेलंगाना में, उनको सुपर लग्जरी और एसी छोड़ के जो बसेस हैं, मतलब एक्सप्रेस, पल्ले, वेलगू, ये सब, इसमें फ्री टिकट रहेगा लेडीज को। आप कहीं भी जाओ, बोलो फला जगह जा रहे हैं, तो आपको एक टिकट देगा जिसपे 0 अमाउंट लिखा रहेगा। तो हमारा एक ही बस डिपो है आसिफाबाद, उसने एक जानकारी हमारे साथ जारी की है। आरटीसी ने कहा है आसिफाबाद के कि पिछले जब से ये शुरू हुई है प्रोग्राम महालक्ष्मी की, तब से करीब 1,62,00,000 महिलाओं ने जो है 0 टिकट काटा है। मतलब 0 टिकट इतने सारे कटे हैं, 1,62,00,000 0 टिकट जो है आसिफाबाद बस डिपो ने काटे हैं। अच्छा, इसका पेमेंट कितना होगा? पेमेंट कितना होगा तो बताया जा रहा है कि 48,86,00,000 रुपए का पेमेंट महालक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को जो देना चाहिए था अपने पॉकेट से, वो सरकार देगी आरटीसी को। तो इसका पूरा बिल जो है अभी तक का आसिफाबाद बस डिपो में 48,86,00,000 रुपए बने हैं, करीब करीब 50 करोड़ मान लो आप। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत सारे महिलाओं को इसका लाभ मिला है। जो बच्चियां बस पास लेकर के चलती थी स्कूल कॉलेज के लिए, अब तो उनको पूरी जर्नी ही फ्री हो गई है। जो बस पास नाम की चीज़ है ना, वो सिर्फ पुरुषों के लिए रह गई है, और इस बीच में टिकटों का रेट भी बढ़ा है, तो इससे थोड़ा पुरुषों का जेब टाइट हो रहा है। महालक्ष्मी स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है, क्या ख्याल है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब आते हैं एक छोटी सी खबर पे। महाराज मिले थे जो कि जोशी जी हैं, शनि मंदिर जी का जो देखभाल करते हैं, वहाँ के पुरोहित हैं, उनके साथ मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कल यानी 24 तारीख को शनि जन्मोत्सव है, वहाँ पे बड़ी बड़ी पूजाएं की जाएंगी सुबह से ही, और भंडारा भी होगा दोपहर में, शाम को। तो अगर आप लोग कुछ अपना ग्रह नक्षत्र ठीक करवाना चाहते हैं और वहाँ पे उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो कल अवश्य शनि महोत्सव में जाइएगा ज़रूर। आप लोगों को पता ही है शनि मंदिर कहाँ है। शनिदेव का मंदिर जो है राजा जिरॉक्स के पास में पोचम्मागुड़ी लाइन में ही मौजूद है। आमने सामने पोचम्मा मंदिर और शनिदेव का मंदिर है, तो जाइएगा ज़रूर। शनि जी के मंदिर का एक नियम मैं आपको और बता देता हूँ। जब भी आप शनि जी के मंदिर में जाइएगा तो उनके मंदिर से डायरेक्ट घर मत जाइए कभी। कहा जाता है कि डायरेक्ट जाने से बेटर है पहले हनुमान मंदिर जाओ, बड़े महाराज यानी शनि जी के दर्शन कर लिए, वहाँ से आप जाइए हनुमान मंदिर, वहाँ से फिर घर जाइए। ऐसा एक मैं आपको टोटका बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, आप करते हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे जो जानकारी मिली आप लोगों के साथ मैंने साझा कर दी। और शनिदेव को जो है तेल चढ़ाया जाता है, ये भी याद रख लीजिए। अच्छा, इसके बाद आखिरी खबर पे आते हैं अड़ा डैम को लेकर के। अड़ा डैम का गेट फिर से थोड़ा सा खोल दिया गया है, क्योंकि अड़ा डैम में बहुत पानी भर गया है दोस्तों। अड़ा डैम जो है पेद्दा बाबू नदी के ऊपर बना हुआ है। आसिफाबाद के पास में एक छोटा सा गांव है अड़ा नाम का, वहां पे बना हुआ है। कोमरम भीम
रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है इसका एक्चुअल नेम है। और यहाँ पे पानी रोकते हैं, इसमें फिशिंग का व्यवस्था किया जाता है, टूरिज्म की व्यवस्था की जाती है और अड़ा डैम का जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है नहरों के द्वारा बेल्लमपल्ली में, जगन्नाथपुर, बोड़ेपल्ली, दहेगांव तक, हमारे कागज नगर में कोसनी डैम जो है वो अड़ा डैम से लिंक है, वहां से उसका पानी आता है। तो ऐसे करके जो है मल्टीपर्पज एक डैम बनाया गया है। अड़ा डैम में बहुत पानी भर गया है बारिश के चलते, इसीलिए थोड़ा सा गेट खोल दिया गया है। इससे क्या होगा, हमारे जो पेद्दावागु नदी में पानी का प्रवाह है वो बढ़ने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे छुट्टी मनाने, पिकनिक करने पेद्दावागु किनारे जाएंगे तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि जल प्रवाह बढ़ गया है। और जो गांव वाले जो है पेद्दावागु के आसपास रहते हैं उन लोगों को खास तौर पे बता दूं कि सोच समझ के पेद्दावागु में जाइएगा, उतरिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गांव के बाजू में नदी है, वहीं पे कपड़े वगैरह धो लेना, ये सब तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस न्यूज़ को देखा, करीब 25-27 मिनट का न्यूज़। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग इस न्यूज़ के साथ बने रहिए, आप लोगों का प्यार जताते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को कागज नगर के अपने दोस्तों के साथ। अपना ध्यान रखिए, सीज़न चेंज है, बारिश है, रेनकोट छतरी वगैरह लेकर के चलें। हवा भी बहुत तेज़ चलती है तो इस हवा से भी अपना बचाव करें और बीमारी अगर हुई तो दवा वगैरह ज़रूर लेते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।